हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे फिजान्स रूल। एक्चुअली फिजान्स रूल जो है ये आयोनिक बॉन्ड के लिए है। ऐसे आयोनिक बॉन्ड जिनके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। मतलब अभी तक हमने ऐसा कोवलेंट बॉन्ड देखा है जिसमें पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, मतलब आयोनिक कैरेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स। मतलब यदि दोनों हेटेरो एटम हैं तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उस वजह से पोलैरिटी आ जाती है कोवलेंट बॉन्ड में। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो ये क्यों आता है, इसको हम देख रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं फिजान्स रूल का फर्स्ट पॉइंट। फिजान्स रूल का फर्स्ट पॉइंट है the smaller the size of cation and the larger the size of anion, the greater the covalent character of an ionic bond। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं the smaller the size of cation। कोई cation है, यदि उसका साइज छोटा है, जैसे हम लिथियम की बात करें तो इसका साइज कैसा होगा? यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, ये के शेल, और एल शेल में इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन था, वो तो इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या था, 1:2, 2:1 था। ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, अब कितने बचे हैं? 2। तो इस तरह के छोटे केटायंस होते हैं, दे हैव कोवेलेंट कैरेक्टर, बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड, लेकिन उस आयोनिक बॉन्ड में कैसा मिलेगा कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा। इट मीन्स कि यदि छोटा सा केटायन है, साइज छोटा है केटायन का, इट विल गिव द कोवेलेंसी इन द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक बॉन्ड। ऐसे ही यदि एटम से यदि एनायन बना है और यदि एनायन का साइज बहुत बड़ा है तो उससे भी हमें मतलब पोलैरिटी ज़्यादा मिलेगी। इट मीन्स कि आपको वहाँ पर कोवेलेंसी ज़्यादा मिलेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा मिलेगा। इट मीन्स कि मान लो कोई एनायन ऐसा है जैसे Cl नेगेटिव, ये कैसा होगा, ये न्यूक्लियस, ये के शेल, 2 इलेक्ट्रॉन, ये एल शेल, ये एम शेल। अब देखिए यहाँ पर जो ये केटायन बनाया, एनायन बनाया है, ये क्लोराइड का है। इसका साइज़ कितना है? बहुत बड़ा है। तो ऐसे जब कॉम्बिनेशंस होते हैं, या हम बोलें कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एनायन का साइज़ बहुत बड़ा या केटायन का साइज़ बहुत छोटा होगा, तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा उस आयोनिक बॉन्ड में। दूसरा उन्होंने बोला द ग्रेटर द चार्ज ऑन द केटायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। मतलब यदि इस केटायन के ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं बात करूँ Mn7+ की, तो मैग्नीज के ऊपर कितना है चार्ज? 7+ है। आयरन 3+ की बात करूँ, या मैं फिर बात करूँ स्कैंडियम 3+ की, तो इस तरीके से ये जो मैं आपको आयंस लिख करके दे रही हूँ, अभी केटायंस लिख करके दे रही हूँ, इनके ऊपर चार्जेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं। प्लस का 7 है इसमें, +3 है, +3 है, तो ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जितने ज़्यादा चार्जेस रहेंगे, इनके जो बॉन्ड रहेंगे वो कैसे रहेंगे? आयोनिक होते हुए भी उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा। मतलब कि उनकी जो पॉजिटिव चार्ज है यदि ज़्यादा है तो उसके अंदर हमें कोवेलेंट कैरेक्टर मिलने के चांसेस हैं। उसके अलावा इसका लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि फॉर द केटायंस ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज, the one with electronic configuration n-1d और ns, मतलब transition element, is more polarizing than the one of the
with a noble gas configuration NH2NP6 typical of alkali and alkaline earth metals। इनका कहना ये है कि मान लो कि दो केस हैं, मान लो आयरन 3+ का केस है और पोटेशियम 1+ का केस है। ये दो अलग अलग केस हैं, ये भी केटायन है, ये भी केटायन है। अब इस केटायन में क्या हो रहा है, 3D है, 3D5 4s0 है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मतलब 4s0 है और 4p मान लो है, इसमें तो खैर नहीं है, इसमें तो 0 ही है। अब ऐसे में जब हम कंपेयर करेंगे तो किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा मिलेगी, ऐसे सब्सटेंस की। क्यों? क्योंकि इसमें N-1 शेल D का फिलअप है और ये N शेल है, और यहाँ पर तो ये N शेल है NS, और ये यदि फिलअप है तो ये NP है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब हम ऐसा कोई केटायन देखें जिसमें N-1 D यूज़ हो रहा है तो वो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उसका होगा। तो इस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर हमें कैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ये इसके 3 पॉइंट्स थे जो हमने देखे आज फिजांस रूल के। फिजांस रूल किस टर्म में हम यूज़ करते हैं? फिजांस रूल हम उन आयोनिक बॉन्ड के लिए डिस्कस करते हैं जिनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में हम शुरू करेंगे वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको VSEPR थ्योरी भी बोलते हैं। फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, पूछते हैं एग्जाम में। VSEPR थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट इसका, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी कंपाउंड का जो शेप होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के ऊपर, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आफ्टर बॉन्डिंग। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। आखिरी शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज है। इस वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन विल बी देयर। These pairs of electrons tend to occupy such position in the space that minimize repulsion and maximize distance between them। मतलब कि जो ये बॉन्ड पेयर्स होते हैं, या जो हम बोले नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, जिसको हम लोन पेयर भी बोल सकते हैं, तो ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स होते हैं ये अपने आप को इस तरीके से मैनेज करते हैं, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट रहता है कि अपने आप को ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर मेंटेन करते, ताकि मैक्सिमम हमें वहाँ पर क्या मिल सके, स्टेबिलिटी मिले और मिनिमम रिपल्शन वहाँ पर हमें मिले। तो इस तरीके से अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं। द वैलेंसी शेल इज टेकन एज स्फीयर with the electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another। जो वैलेंसी शेल है उसको हम स्फीयर जैसा मानते हैं, गोल मानते हैं, विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। वो जो शेल होता है वो कैसा मानते हैं हम, पूरा गोल मानते हैं, और उसकी पेरीफेरी पर क्या मिलेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जो लीस्ट रिपल्शन के साथ में प्रेजेंट होंगे। अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज if it is a single electron pair and 2 or 3 electron pairs of a multiple bond are treated as single super pair। मतलब यदि सिंगल बॉन्ड है तो आप उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर जैसा ट्रीट करोगे, लेकिन यदि वो मल्टीपल बॉन्ड है तो आप उसको सिंगल सुपर पेयर के जैसे मतलब उसको ट्रीट करेंगे हम। और लास्ट इसका पॉइंट है, वेयर 2 or more resonance structures can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structure। मतलब कि VSEPR थ्योरी किसके लिए ज़्यादा मतलब
किसके लिए मतलब ज़्यादा वो एप्लीकेबल होती हैं, उनके लिए जिनके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, हमें उसे मोर देन वन स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस तरीके से ये VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये वाला भी है, द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जो वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स मतलब आफ्टर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी उनका है शेयरिंग वाला वो, और लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर्स कौन से हैं, जो हैं वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर लेकिन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। अब उस अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो रिपल्शन इस अकॉर्डिंग मिलता है हमें, सबसे ज़्यादा LP में LP में रिपल्शन मिलता है, इससे कम LP BP में मिलता है, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, इससे कम बॉन्ड पेयर में मिलता है। तो इस तरीके से रिपल्शन का ऑर्डर इस तरीके से चलेगा, सबसे ज़्यादा लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर VSEPR थ्योरी के मेन जो पोस्टुलेट्स हैं वो ख़त्म हुए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ देखेंगे कि कैसे VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स अपने को मिलते हैं। इसके लिए कुछ टेबल्स अपने को प्रिपेयर करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।